जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले स्टैटिक जीके जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाली बुक स्टैटिक जीके से पढ़ेंगे। यह बुक किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बुक में जितने भी टॉपिक है उन्हें चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और यूनिट वाइज कवर किया गया है। अगर आप इस बुक से पढ़ते हैं तो आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो पाएगी। तो अगर आप लोग भी इस बुक से तैयारी करना चाहती हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप लोग इस बुक को खरीद सकते हैं। तो चलिए आज इस बुक से चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो दोस्तों चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास में दोस्तों यहाँ पे चैप्टर 1 इतिहास दिया हुआ है। इतिहास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। यहाँ पे चैप्टर के अंदर दोस्तों स्टेप वाइज सारे यूनिट अच्छे से समझाया गया। दोस्तों बारीकी से यहाँ पे सारे यूनिट को समझाया गया कि चैप्टर के अंदर कौन कौन से यूनिट कवर किए गए। सारा कुछ आप लोगों को इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे चैप्टर 1 हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। चैप्टर 1 को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे चैप्टर को 1 यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। कुछ इस तरह से यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बारीकी से दिया गया है। तो यहाँ पे प्राचीन, मध्यकालीन और यहाँ पे आधुनिक इतिहास दिया गया है। तो हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे पहले दिया यानी प्राचीन भारत का इतिहास दिया गया है, कालखंड दिया गया है, घटनाएं दिया गया है। कौन से काल में तो कौन सी घटना हुई थी सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे काल दिया गया है इस साइड और यहाँ पे घटनाएं दिया गया है कि कौन से काल में कौन सी घटनाएं हुई थी। तो आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले यहाँ पे काल की बात करते हैं कि इन जो प्रागैतिहासिक काल था ये कब से कब तक था दोस्तों। तो जो प्रागैतिहासिक काल था ये हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये 2500 से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक प्रागैतिहासिक काल था। इस काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी दोस्तों। तो इस काल में दोस्तों मानव का बुद्धित्व विकास हुआ था। जो मानव का बुद्धित्व विकास हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसी काल में दोस्तों आदि मानव ने पत्थर के औजारों का उपयोग किया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों सिंधु सभ्यता का काल। दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो काल है दोस्तों कौन सा काल है, तो जगह 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक ये सिंधु सभ्यता का काल है। इस सभ्यता में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। तो इस काल में दोस्तों प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। ये जो सभ्यता थी ये प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। जो नगरीय सभ्यता, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसे दोस्तों ताम्रपाषाण कालीन भी कहा जाता है। इस सिंधु सभ्यता को दोस्तों ताम्रपाषाण कालीन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगला काल है दोस्तों वैदिक काल। वैदिक काल दोस्तों लगभग कब से कब तक था, तो हो जाएगा 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल था। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल चला था। और इस काल में दोस्तों कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, तो इस काल में दोस्तों भारत में वैदिक संस्कृति का विकास हुआ था। इस काल में दोस्तों वैदिक संस्कृति का विकास हुआ था और वेदों की भी रचना इसी काल में हुई थी। कौन से काल में, तो वैदिक काल में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला काल है दोस्तों मौर्य काल। मौर्य काल दोस्तों कब से कब तक चला था, तो 321 से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक दोस्तों यहाँ पे मौर्य काल चला था। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया। और इस काल में दोस्तों कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। तो दोस्तों इस काल में भारत में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। मौर्य साम्राज्य का दोस्तों उदय हुआ था इसी काल में दोस्तों। कौन से काल में, तो मौर्य काल में। और इस वंश में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य जैसे महान शासक हुए थे। इसी काल में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और यहाँ पे अशोक मौर्य जैसे महान शासक हुए। तो ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों है, अगला काल है राष्ट्रकूट काल। ये कब से कब तक है, तो हो जाएगा 753 ईस्वी से लेकर दोस्तों 973 ईस्वी तक ये था दोस्तों राष्ट्रकूट काल। ये कब से कब तक, तो 753 से लेकर 973 ईस्वी तक। और इस काल में दोस्तों कौन कौन सी घटना हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसी काल में दोस्तों भारत में राष्ट्रकूट वंश का शासन रहा था। राष्ट्रकूट वंश का शासन रहा था दोस्तों इस काल में। और यह दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य अस्तित्व में आया। दोस्तों शक्तिशाली साम्राज्य अस्तित्व में आया जिसने दोस्तों 200 से अधिक वर्ष शासन किया। 200 से ज़्यादा वर्ष दोस्तों शासन किया किसने, तो राष्ट्रकूट कालों ने। ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगला काल दोस्तों गुर्जर प्रतिहार काल। ये गुर्जर प्रतिहार काल है दोस्तों। ये कब से कब तक चला था, तो जाएगा 550 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक ये गुर्जर प्रतिहार काल चला था। और इस काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, तो ये दोस्तों इस काल में भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन रहा और उत्तर भारत में यह एक शक्तिशाली साम्राज्य अस्तित्व में आया।
शक्तिशाली साम्राज्य अस्तित्व में दोस्तों उत्तर भारत में, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह अगला दोस्तों काल है पाल काल। दोस्तों पाल काल कब से कब तक चला था? यह चला था 750 ईस्वी से लेकर 1174 ईस्वी तक जो पाल काल है ये चला था। और इस काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी दोस्तों? तो इस काल में भारत में पाल वंश का शासन रहा, जो काल है इस काल में पाल वंश का शासन रहा भारत में। और यह उत्तर पूर्वी भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य अस्तित्व में आया। उत्तर भारत में दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत में ये एक शक्तिशाली साम्राज्य अस्तित्व में आया, ध्यान रखिएगा आप लोग। जो अगला काल है दोस्तों सोमवंशी काल है। ये काल दोस्तों लगभग 900 से लेकर ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक यह जो सोमवंशी काल है यह चला दोस्तों। और इस काल में कौन कौन सी घटना हुई सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। तो इस काल में दोस्तों भारत में सोमवंशी वंश का शासन रहा और यह मध्य भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य अस्तित्व में आया। मध्य भारत में दोस्तों शक्तिशाली साम्राज्य अस्तित्व में आया, ध्यान रखिएगा आप लोग। जितने भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है सारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे गुप्त काल। दोस्तों गुप्त काल कब से कब तक था? हो जाएगा 320 से लेकर 647 ईस्वी तक जो गुप्त काल था ये चला था दोस्तों। इस काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी? तो इस काल में दोस्तों भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। इसी काल में दोस्तों भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। और इस काल में भारत में कला साहित्य विज्ञान आदि क्षेत्र में उन्नति हुई थी। कला विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में इसी काल में उन्नति हुई थी। कौन से काल में? तो गुप्त काल में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों चौहान काल। चौहान काल दोस्तों कब से कब तक चला था? तो हो जाएगा 900 से लेकर 1200 ईस्वी तक दोस्तों चौहान काल चला था। इस काल में दोस्तों कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी? तो भारत में दोस्तों चौहान वंश का शासन रहा था इस काल में। और उत्तर भारत में यह एक शक्तिशाली साम्राज्य अस्तित्व में आया दोस्तों। शक्तिशाली साम्राज्य अस्तित्व में आया। और दोस्तों अगला काल है हर्षवर्धन काल, जो कि कब से कब तक चला था? तो यह जाएगा 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक दोस्तों हर्षवर्धन काल चला था। इस काल में दोस्तों कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? तो भारत में हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश यानी हर्षवर्धन का शासन रहा। भारत में एकता कायम रही। जो हर्षवर्धन काल है इस काल में भारत में दोस्तों एकता कायम रही, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला काल है दोस्तों चंदेल काल। चंदेल काल दोस्तों लगभग 950 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक चला था। इस काल में कौन कौन सी घटना घटी थी? तो हो जाएगा इस काल में तो भारत में खजुराहो के चंदेल राजाओं का शासन रहा। जो खजुराहो के जो चंदेल राजाओं का शासन रहा इस काल में, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे खजुराहो में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। जो भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ इसी काल में दोस्तों, जो कि वास्तुकला की बेजोड़ मिसाल है। वास्तुकला की बेजोड़ मिसाल है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला काल है दोस्तों पल्लव काल। पल्लव काल दोस्तों कब से कब तक चला था? तो 275 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक दोस्तों पल्लव काल चला था, ध्यान रखिएगा आप लोग। और इस काल में भारत में पल्लव वंश का शासन रहा। इसी काल में दोस्तों पल्लव वंश का शासन रहा। दक्षिण भारत में कला साहित्य आदि क्षेत्र में उन्नति हुई थी। इसी काल में दोस्तों कला साहित्य आदि क्षेत्र में दोस्तों उन्नति हुई थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विजयनगर काल। दोस्तों जो विजयनगर काल है ये लगभग कब से कब तक चला था? तो हो जाएगा 1336 से लेकर 1565 तक यह जो विजयनगर काल है ये चला था, ईस्वी तक चला था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस काल में घटना घटी थी दोस्तों। भारत में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ था और दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों इस बुक में जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर को इसी तरह पॉइंट वाइज समझाया गया। चैप्टर में जितने भी पॉइंट है इसी तरह से समझाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगला काल आ रहा है दोस्तों चालुक्य काल। चालुक्य काल दोस्तों कब से कब तक चला था? तो हो जाएगा 540 से लेकर 753 ईस्वी तक ये चालुक्य काल चला था। इस काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी? तो हो जाएगा भारत में चालुक्य वंश का शासन रहा था और अखिल दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ था। अखिल दक्षिण भारत में शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे मुगल काल है दोस्तों। मुगल काल में ये कब से कब तक चला था? तो हो जाएगा 1526 से लेकर ईस्वी से लेकर दोस्तों 1857 ईस्वी तक दोस्तों यहाँ पे मुगल काल चला था। इस काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? तो इस काल में दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ था। मुगल साम्राज्य का उदय हुआ था और भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। भारत में दोस्तों एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे अगला टॉपिक है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल। जो हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित स्थान है यहाँ पे भी टॉपिक बस कवर किया गया है। तो यहाँ हड़प्पा से संबंधित दोस्तों ये स्थान हड़प्पा की खोज की थी
ये किसने किया था, कहाँ पर स्थित है, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज समझाया गया है। तो जो हड़प्पा है यह रावी के तट पर पंजाब के साहिवाल ज़िले यानी पाकिस्तान में स्थित है। जो रावी के तट पर पंजाब के साहिवाल ज़िले में स्थित है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जब इसकी स्थापना जब खोजा गया था तब यह भारत में हुआ करता था। और इसकी जो उत्खननकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी है। जो कि कब किया था, तो यह 1921 में किया था। किसने, तो दयाराम साहनी इसकी खोज करता है। और माधव स्वरूप वर्ष भी इसकी 1926 में खोज करता है। और यहाँ पे जो सर मोर्टिमर व्हीलर है ये 1946 में खोज करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, कौन कौन से प्राप्त किए गए दोस्तों, यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य दोस्तों यहाँ से प्राप्त किए गए हैं 2 पंक्ति में 6 अन्न भंडार प्राप्त किए गए हैं। श्रमिकों के आवास, उर्वरा देवी की मुहर, ये सब यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ध्यान रखिएगा, कब्रिस्तान भी प्राप्त हुए हैं, R37H भी प्राप्त हुए हैं कब्रिस्तान। और यहाँ पे चित्रित मिट्टी के बर्तन और देवी माँ की मूर्ति भी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, सारा कुछ यहाँ पे लिंगम पुरुष यौन अंग और यहाँ पे योनि महिला यौन अंग, ये सब यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और पत्थर के प्रतीक भी प्राप्त हुए, कहाँ से, तो हड़प्पा से। ध्यान रखिएगा। सेम इसी तरह दोस्तों जितने भी चैप्टर है इस बुक में, सारे चैप्टर को इसी चैप्टर के अंदर जितने भी पॉइंट है इसी वाइज सबको समझाया गया है स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग इस बुक को अगर लेते हो तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेस्ट क्लास होने वाली है दोस्तों, अगर आप लोग इस बुक से पढ़ते हो तो। दोस्तों यहाँ पे अगला दोस्तों यहाँ पे मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला और यहाँ पे नखलिस्तान संधि, सिंध का मरुस्थान, ये सब यहाँ पे दिया गया दोस्तों। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम मृतकों का टीला है, नखलिस्तान भी है और सिंध का मरुस्थान भी है। ये दोस्तों मोहनजोदड़ो का ही दूसरा नाम है। और जो मोहनजोदड़ो का खोज उत्खनन करता है ये हो जाएगा राखलदास बनर्जी है, जो कि 1922 में किया था खोज इसकी। ध्यान रखिएगा आप लोग 1922। और मैको ने किया था 1927 में। और यहाँ पे मोर्टिमर व्हीलर ने किया था 1930 में। और मोहनजोदड़ो जो संधि मोहनजोदड़ो सिंध के लिए लखनऊ जिला पाकिस्तान के सिंध नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंध स्थित है, ये हो जाएगा लड़काना जिले के जो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्य, कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो यहाँ से दोस्तों विशाल अन्न भंडार प्राप्त हुए हैं, विशाल स्नानागार प्राप्त हुए। यह सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है दोस्तों। जो विशाल स्नानागार है यह सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ से सभा भवन यानी असेंबली हॉल प्राप्त हुए हैं। पशुपति प्रोटोशिव की मुहर भी यहाँ से प्राप्त हुए, जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। एक नृत्य करने वाली लड़की की कांस्य प्रतिमा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, सारे यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अगला तरफ बढ़ते दोस्तों। अगला यहाँ पे स्थल लोथल दोस्तों। लोथल चलिए यहाँ पे जान लेते हैं। लोथल दिया गया है। लोथल दोस्तों कहाँ पर स्थित है, यह गुजरात के खंभात की खाड़ी के पास भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों लोथल स्थित है, तो भोगवा नदी के तट पर। और यह उत्खननकर्ता कौन है, तो हो जाएगा SR राव, जो कि 1954 में खोज करता है। इसकी खोज किया था दोस्तों 1954 में। और कौन है, तो SR राव है। और यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से गोदीवाड़ा पतन दोस्तों, चावल की भूसी, अग्निवेदिया, एक घोड़े की टेराकोटा मूर्ति, ये सब यहाँ से प्राप्त हुए। जैसे यहाँ पे और भी है बहुत सारे साक्ष्य जो कि मिले हैं दोस्तों, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हो। अगर आप लोग इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। और यहाँ पे कालीबंगा है, काले रंगों का चूड़िया। यहाँ पे देखिए कालीबंगा राजस्थान के घग्घर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर, तो घग्घर नदी के तट पर स्थित है। इसकी जो उत्खनन करता है, जो खोज करता है, जाएगा अमलानंद घोष, जो कि 1953 में किया था। किसने किया था, तो अमलानंद घोष। कब किया था, तो 1953 में। सेम इसी प्रकार दोस्तों बहुत ही बारीकी से समझाया गया जितने भी टॉपिक है यहाँ पे दोस्तों। और यहाँ पे हो जाएगा अगला है दोस्तों चन्हू दरो। चन्हू दरो दोस्तों ये हो जाएगा चन्हू दरो, सिंध पाकिस्तान में स्थित है। और यह 1931 में इसकी खुदाई की गई थी। कब की गई थी, तो 1931 में। और किसके द्वारा दोस्तों, तो जाएगा NG मजूमदार के द्वारा 1931 में खुदाई की गई थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्रदान हुए तो जाएगा बीना गढ़ वाला शहर दोस्तों, दवात लिपस्टिक, मोतियों का दुकान दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुए, ईंट पर बिजली, ईंट पर दोस्तों बिल्ली का छिपा करने, कुत्ते के पंजे की आकृति, बैलगाड़ी, ये सब यहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों। और यहाँ पे रंगपुर गुजरात, इसके जो उत्खनन करता है दोस्तों कौन है यानी खोज करता है MS वत्स है जो कि 1931 में खोज करता है। और यह जो साक्ष्य है चावल की भूसी प्राप्त हुए थे यहाँ से दोस्तों। अगला है बनावली जो कि सिहार हरियाणा में स्थित है दोस्तों, और इसकी जो खोज करता है यानी उत्खनन करता है कौन है दोस्तों तो जाएगा RS बिष्ट जो कि 1973 से 74 के बीच में इसकी खोज करता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, उत्खनन करता है। और जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले यहाँ से कौन कौन से मिले हैं तो जाएगा सुआयोजित व्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था का अभाव, मिट्टी का बना हल और खिलौना हल यहाँ पे प्राप्त हुए, जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और यहाँ पे आलमगीरपुर, ये मेरठ में दोस्तों, मेरठ यूपी के मेरठ में दोस्तों आलमगीरपुर है। और इसकी जो उत्खनन करता है जो खोज करता है दोस्तों ये हो जाएगा YD शर्मा जो कि 1959 में इसकी खोज किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो कोटदी जो दी है यह सिंध पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसकी जो पाकिस्तान सिंध नदी के तट पर है, कहाँ पर है तो पाकिस्तान के सिंध नदी के तट पर है। जो इसकी उत्खनन करता है जो खोज करता है ये हो जाएगा घुरिये जो कि 1937 में खोज किया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे अगला है अमरी सिंध पाकिस्तान, ये भी सिंध पाकिस्तान में है जो कि ये कौन सी नदी के तो यह सिंधु नदी के तट पर बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान ध्यान रखिएगा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और इसको उत्खनन करते हैं जो खोज करता है दोस्तों कौन है तो NG मजूमदार जो कि 1929 में खोज किया था इसकी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे अगला है दोस्तों रोपर जो कि पंजाब में है, भारत के पंजाब में है। इसकी उत्खनन करता है जो खोज करता कौन है तो जाएगा YD शर्मा जो कि 1953 में खोज किया था, तो ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों सुरकोटरा जो कि कच्छ गुजरात के कच्छ में है, ध्यान रखिएगा सुरकोटरा। और इसकी जो उत्खनन करता है यानी खोज करता है कौन है दोस्तों तो हो जाएगा JP जोशी जो कि 1964 में खोज किया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों कौन कौन से प्राप्त हुए तो हो जाएगा घोड़े की हड्डियाँ, केवल वह स्थान जहाँ घोड़े की हड्डियाँ मिली थी, यही एक पुरातात्विक साक्ष्य सुरकोटरा जहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई थी। और यहाँ पे ओबल कब्र भी प्राप्त हुआ था, फाट दफन भी प्राप्त हुआ था यहाँ पे साक्ष्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है दोस्तों यहाँ पे सुतकांगेडोर, यानी जो सुतकांगेडोर है यह सिंध पाकिस्तान में भी ये स्थित है। जो इसकी खोज करता है यानी उत्खनन करता है कौन है दोस्तों तो जाएगा A स्टीन जो कि 1928 में खोज किया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगला है धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, धौलावीरा गुजरात में है, गुजरात के कच्छ के रण में यह दोस्तों एक शुष्क द्वीप पर स्थित है। शुष्क द्वीप दोस्तों, शुष्क नहीं, शुष्क द्वीप पर यह स्थित है, गुजरात के कच्छ रण के दोस्तों शुष्क द्वीप पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो उत्खनन करते हैं जो खोज करता है JP जोशी है और RS बिष्ट भी है दोस्तों। ये जो कि 1990 में खोज किया था, 1990 से 91 के बीच में है खोज किया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों कौन कौन से प्राप्त हुए हैं तो हो जाएगा एक अद्वितीय जल संचयन प्रणाली और इसकी विशेष जल निकासी प्रणाली प्राप्त हुए, एक विशाल जलाशय प्राप्त हुए। यहाँ से साइट को 3 भागों में विभाजित किया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे राखीगढ़ जो कि हरियाणा में स्थित है, कि इसकी जो उत्खनन करता है कौन है तो हो जाएगा अमरेंद्र नाथ जो कि 2014 में खोज करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला और पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे वैदिक साहित्य दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। तो वैदिक साहित्य दोस्तों यानी ऋग्वेद, पहला आता है ऋग्वेद के यहाँ पे विवरण दिया गया है। तो विवरण दोस्तों ऋग्वेद है यह भजनों गीतों का संग्रह है। जो ऋग्वेद है दोस्तों यह एक भजनों और गीतों का संग्रह है। यह विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद दोस्तों। इसे मानवता का पहला वसीयतनामा भी कहा जाता है, मानवता का जो पहला वसीयतनामा भी ऋग्वेद को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें दोस्तों 1028 सूक्त है, कितने दोस्तों तो 1028 सूक्त है जिन्हें 10 मंडलों में विभाजित किया गया। कितने मंडलों में दोस्तों ऋग्वेद को तो 10 मंडलों में विभाजित किया गया। जो 1028 सूक्त है जिन्हें 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। ऐत्रेय और कौशिकी संख्यान इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जो ऐसी की कौशिया
यानी जो संख्यान है जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ध्यान रखिएगा, यहीं पे अगर सामवेद की बात करें दोस्तों तो सामवेद है यह मंत्रों की पुस्तक है। जो सामवेद है यह मंत्रों की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। और यह संगीत से सबसे संबंधित है। इसमें से 1549 सूक्त है और सभी सूक्त 75 को छोड़कर दोस्तों सभी ऋग्वेद से लिया गया है। 75 को छोड़कर दोस्तों जितने भी सूक्त है सभी को यहाँ पे ऋग्वेद से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों जो 1749 जो सूक्त है इनमें से जो 75 को छोड़कर दोस्तों सभी यहाँ पे ऋग्वेद से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। सामवेद के सभी मंत्रों का पाठ्य उद्गाता द्वारा किया जाता था। यानी पंचविश तथ्य, महाब्राह्मण, षड्विश, सादोग्य और यहाँ पे जय मनीष के इनके ब्राह्मण ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ। और यहाँ पे यजुर्वेद है दोस्तों, इसी तरह से अर्थवेद है, इसी तरह से सारे वेदों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप लोग इस बुक को खरीदते हो तो सारे टॉपिक वाइज आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को यह बुक अच्छा लगा होगा तो बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग बाय कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।